तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 90 आ चुका है, जिसे मैं थोड़े शॉर्ट तरीके में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन चैप्टर का मजा तुम्हें पूरा दूंगा। और देखो, ये चैप्टर इस सुपर हीरो आर्क का प्रीक्वल आर्क का एंड होने वाला है। मतलब कि ये जो चैप्टर है इस आर्क की एंडिंग को पूरी तरह से सेट करके अब मूवी की स्टोरी की तरफ बढ़ेगा, जहां हम गोहान और फिर सेल मैक्स की स्टोरी को आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। तो अब चैप्टर पे आते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है शोडाउन विद डॉक्टर हेडो। तो गोटेन और ट्रंक्स के एक नए एंड्रॉइड को हराने के बाद अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अब कहानी जाती है क्रिलिन पर, जो कि वेस्ट सिटी के क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट में लोगों से ये पूछताछ कर रहा होता है कि क्या उन्हें पता है एक स्टोर के बारे में जिसमें कुछ ज़ॉम्बीज जैसे लोग काम करते हैं। और वो यही सवाल काफी लोगों से पूछते हुए आगे बढ़ता है और उसे एक आदमी ये बताता है कि उसने एक स्टोर में ऐसे लोगों को देखा है जो कि वहाँ काम करते हैं, और वो उस तरफ इशारा करता है। अब क्रिलिन उस तरफ पूछताछ करने के लिए उस स्टोर की तरफ बढ़ता है और उसी समय उस स्टोर से कोई बड़ी तेजी से भागता हुआ निकलता है, जिसे क्रिलिन देखकर हैरान होता है। और वहाँ पर एक आंख पड़ी हुई होती है जिसे कोई उठा रहा होता है। अब क्रिलिन भी ये देखकर हैरान होता है और वहाँ एक ज़ॉम्बी जैसा आदमी खड़ा होता है और उस आंख को उठाकर अपने चेहरे में दोबारा लगा लेता है और वहाँ खड़ा होता है, जिसे देखकर क्रिलिन कहता है कि ये वही है। अब क्रिलिन उस स्टोर में सीधा घुस जाता है और देखता है वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज हैं जो कि माउंट बटरफ्लाई मेंशन वाले ही हैं। अब वो वहाँ ज़ॉम्बीज के साथ मे को भी देखता है जो कि वहाँ शॉपिंग के लिए आई होती है। और क्रिलिन अब उनसे सवाल पूछता है कि मैं पुलिस हूँ और मुझे तुम्हारे बॉस से कुछ सवाल पूछने हैं, तो मेरे साथ चलो। अब क्रिलिन उन सबको स्टेशन की तरफ ले जाता है और वहाँ पर जब वो मे को देखता है तो वो उससे हेलो करता है और उन ज़ॉम्बीज को भागता हुआ देखकर उन्हें वापस से पकड़ लेता है। अब इस बीच कहानी जाती है गोटेन की तरफ, जो कि स्कूल की तरफ बड़ी तेजी से अपने फ्लाइंग निम्बस पर जा रहा होता है। और वो जब वो अपने स्कूल के बस स्टैंड पर पहुंच जाता है तो वो अपने फ्लाइंग निम्बस से उतरकर वहां पर आ जाता है और अपने बस की तरफ जाने लगता है, जहां उसका दोस्त चॉक भी उसे मिलता है और उसे जल्दी आने के लिए बोलता है। और गोटेन भी तेजी से जाकर अपनी स्कूल बस की तरफ चला जाता है, जहां वो अब अपनी स्कूल बस में होता है और अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। और चॉक उससे कह रहा होता है कि तुम इसी एरिया में रहते हो, लेकिन तुम मुझे कहीं यहाँ पर दिखाई नहीं दिए एक भी बार। गोटेन उसका जवाब देता है कि हाँ, मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ इसलिए। अब गोटेन की एक क्लासमेट फेला उससे पूछती है कि हे गोटेन, तुम ट्रंक्स के इतने अच्छे दोस्त कैसे हो, बल्कि ट्रंक्स तो तुमसे 1 साल बड़ा भी है। गोटेन उसका जवाब देता है क्योंकि मेरे परिवार और उसके परिवार काफी करीबी दोस्त हैं और हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते भी हैं, तभी हम एकदम जिगरी दोस्त भी है और बचपन से हम एक साथ ही बड़े हुए हैं। अब फेला गोटेन से एक रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहती है कि गोटेन, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? तुम क्या ट्रंक्स से ये पूछ सकते हो कि वो मेरे साथ डांस पार्टी में चले? अब उनका दोस्त चॉक भी उनके बीच में बोलता है कि वैसे ट्रंक्स के पास पहले से ही उसके साथ जाने के लिए कोई होगा, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है ना। अब गोटेन उसका जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ये जानता है कि उसके साथ मे है, तब भी वो ऐसा जवाब देता है, जिसे सोचते हुए ही गोटेन फेला को मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब एकदम ही बस वहाँ रुकती है और वहाँ हम एकदम नए विलन को देखते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और हम वहाँ पर एक रॉक स्टार जैसे सूट को पहने हुए एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक एंड्रॉइड होता है, जो कि अब अपने बारे में बताता है कि मैं हूँ बीटा नंबर 7 और गोटेन, तुम इस बस से बाहर निकलो, मुझे पता है कि तुम एक सेया मैन हो। अब गोटेन और उसका दोस्त चॉक ये देखकर हैरान होते हैं कि एक और अब कोई आ गया है जो कि तुम्हारे पीछे पड़ा है। अब ऐसा देखकर चॉक गोटेन की मदद करता है और बस की खिड़की खोलकर उसे भागने के लिए कहता है, जहां गोटेन भागकर सीधा एक गली में जाता है और सेयामैन X2 में बदलने के लिए अपने वॉच से सेयामैन X2 में बदल जाता है। और अब सेयामैन X2 बीटा नंबर 7 के सामने खड़ा होता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर फेला और चॉक भी ध्यान देते हैं कि जब गोटेन गायब हुआ तो तभी सेयामैन हमेशा क्यों आ जाता है। और इधर अब सेयामैन X2 बीटा नंबर 7 से लड़ते हुए उसे काफी आसानी से हरा देता है और ब्लू हेल हाई स्कूल में दोबारा चले जाता है, जहाँ ट्रंक्स का दोस्त स्केल डांस पार्टी के लिए इनविटेशन भेजता है, जहाँ ट्रंक्स भी टहलने के लिए आता है। और स्केल ट्रंक्स को बताता है कि पार्टी में खुद क्लीन गॉड भी आएंगे, जो कि उनके लिए एक फिल्मी सुपर हीरो है। और उसी बीच अब मे भी आ जाती है और उनके बातों में शामिल होते हुए वो भी कुछ नोटिस करती है और ट्रंक्स से पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ पार्टी में शामिल होगा। ट्रंक्स तुरंत से हाँ कह देता है और फिर हम वहाँ देखते हैं कि मे के पास एक उड़ती मधुमक्खी है जो कि उसकी जासूसी कर रही होती है और उसे ही देख रही होती है। और ये कोई और नहीं कर रहा होता बल्कि ये हेडो ही होता है, जिसकी ये मधुमक्खी बनाई हुई होती है। वह पूरी बातचीत उनकी सुन रहा होता है और उनकी बातों को सुनकर वो भी एक्साइटेड हो जाता है कि क्लीन गॉड्स खुद वहाँ पर पार्टी में आएंगे, जिसका फैन हेडो भी खुद होता है। और अब हेडो अपने डिस्क को ढूंढने की बात को भूल जाता है और उस पार्टी में जाने का फैसला करता है। अब वहाँ पर अल्फा 12 जो होता है वो ये बताता है कि आपको एंट्री वहाँ पर तभी मिलेगी जब आप एक फीमेल स्टूडेंट के साथ वहाँ जाओगे। अब
अब स्कूल में वापस अब ट्रंक्स गोटेन को बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बिना सेयामैन की पहचान बताए हुए ही मे के साथ सारी चीजें मेरी ठीक चल रही हैं। और अब ट्रंक्स पार्टी के कपड़े खरीदने के लिए गोटेन के साथ गेम खेलने के लिए मना कर देता है और अपने कपड़ों को खरीदने के लिए चला जाता है। और अब गोटेन भी ये सोचता है कि उसने फैला को ये कहा था, तो वो अब उसको क्या जवाब देगा। जहाँ मे गोटेन को अपनी तरफ खींचती है क्योंकि उसे वो जासूसी मधुमक्खी दिख जाती है। अब मे गोटेन को बताती है कि हमें देखा जा रहा है और मे को शक होता है कि उनको अब पता चल गया है कि हम कहाँ रहते हैं और शायद से ये एंड्रॉइड्स ही हमें देख रहे हैं, वो भी काफी समय से। और अब गोटेन भी सोचता है कि अच्छा इसलिए वो एंड्रॉइड मुझे जानता था कि मैं कहाँ हूँ। अब मे को उस एंड्रॉइड बीटा नंबर 1 की बातें याद आती हैं कि उसने कहा था कि वह डॉक्टर हेडो द्वारा बनाया गया था। जहाँ उन्हें अब ये पता चलता है कि उन पे जो नजर रख रहा है वो डॉक्टर हेडो ही है, लेकिन उसका ठिकाना उन्हें नहीं पता होता है। अब मे भी डांस पार्टी में क्लीन गॉड के आने की बातों को ही बताते हुए उसे लालच देती है क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि वो सुपर हीरोज का काफी बड़ा फैन है, जिसे जानकर गोटेन काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे ये पता लगता है कि मे इन सब के बारे में जानती है और वो सब मे के ही प्लान का हिस्सा है। जबकि ट्रंक्स ये सोचकर खुश था कि वो उसके साथ डांस पार्टी में जाएगा। अब मे गोटेन को ये ट्रंक्स से ये बातें छुपा के रखने के लिए कहती है। जहां अब डांस पार्टी का दिन आता है और गोटेन और फैला एक साथ उस पार्टी में आते हैं, जहां साथ ही मे और ट्रंक्स भी वहां आते हैं। जहां ट्रंक्स उस बैग को भी लेके आया होता है जिसके अंदर डिस्क होती है, जिसे वो वहां स्टाफ को दे देता है और उनसे कहता है कि इसे संभाल के रखना। अब सबकी आंखें सिर्फ मे पर होती है क्योंकि वो एक बैटल आर्मर को पहनकर वहां आई होती है। अब फैला भी उसे देखकर नोटिस करती है कि मे, जिसे वो एक एनिमी के तौर पर देखती है क्योंकि वो ट्रंक्स के साथ खड़ी होती है इसलिए। अब ट्रंक्स मे के साथ एक फर्स्ट रो में होता है जहां वो क्लीन गॉड के अपीयरेंस को देखने के लिए खड़ा होता है और स्टेज की तरफ ही वो सब देख रहे होते हैं। जहां मे आगे बढ़ के कहती है कि मैं उसे वहां से देखूंगी। अब गोटेन मे से पूछता है कि क्या हेडो यहाँ पर सच में आएगा। जहां मे बिल्कुल शांत होती है और कहती है कि हाँ वो पक्का यहाँ आएगा और मे उसके चेहरे को भी जानती भी है क्योंकि उसने उसके फोटो को देखा हुआ है। अब ट्रंक्स भी एक फर्स्ट रो में जाकर खड़ा हो जाता है जहां उसके बगल में ही हेडो खड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है। अब ट्रंक्स और हेडो एक जगह पे खड़े होकर आपस में बात करने लगते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों कितने बड़े फैन हैं क्लीन गॉड के। और अब हेडो अपनी क्लीन गॉड की लिमिटेड एडिशन की टी शर्ट उसे दिखाने लगता है और ट्रंक्स उसे देख रहा होता है और हेडो उसे बताता है कि उसके पास क्लीन गॉड का ऑटोग्राफ भी है, लेकिन एक दिन पता नहीं किसी ने उसे चुरा लिया और ट्रंक्स उसके लिए थोड़ा दुखी होता है कि चोरों ने उसके ऑटोग्राफ को चुरा लिया। अब हम वहाँ मे को देखते हैं। मे नोटिस करती है कि हेडो ट्रंक्स के पास ही खड़ा है, जो उससे कहती है कि उससे दूर रहो और वो हेडो की तरफ एक गन को पॉइंट करती है, लेकिन तभी उनका एंड्रॉइड बेटा वहाँ आ जाता है और मे को उस गन को फायर करने से पहले ही रोक देता है। अब वहाँ बेटा के साथ रूला भी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एकदम ही क्रेलिन अपने पुलिस टीम के साथ आ जाता है और डॉक्टर हेडो को वहाँ पर पुलिस की गिरफ्त में आने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि तुमने काफी सारे लाशों को कब्रिस्तान से चुराया है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और जैसे ही क्रेलिन मे का थैंक्स कर रहा होता है, वहीं पर हेडो अपने स्मोक गन से उन सब का ध्यान भटका कर वहाँ से भाग जाता है। जहाँ क्रेलिन ये डिसाइड करता है कि वो अकेला ही उसे पकड़ेगा और उसकी टीम बाकी उसके लोगों को ढूंढेगी। अब ट्रंक्स मे से पूछता है कि क्या तुमने ये सब सिर्फ हेडो को पकड़ने के लिए किया था। मे कहती है कि हाँ। ट्रंक्स उससे फिर पूछता है कि तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया और मे वो उसे बताती है कि उससे बुल्मा ने कहा था कि वो तुम पर नजर रखे और उसे इन सब चीजों में ना इन्वॉल्व होने दे। और अब स्टाफ ट्रंक्स को बताता है कि वो डिस्क वाला बैग चोरी हो गया है और तभी मे कहती है कि ट्रंक्स जल्दी से तुम सेयामैन X1 में बदल जाओ और वो डिस्क को हेडो से जल्द ही वापस लाओ। ट्रंक्स ये सुनते ही बिल्कुल चौंक जाता है कि वो उसके सीक्रेट के बारे में जानती थी और ट्रंक्स ये सोचते हुए कहता है कि मेरे को तो लगता था तुम ये सोचती हो कि फ्यूचर ट्रंक्स ही सेयामैन 1 है। मे कहती है कि वैसे मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे पता था कि इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ट्रंक्स रहता है। अब ट्रंक्स मे से ये प्रॉमिस करता है कि वो डॉक्टर हेडो को पकड़ेगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे कूलेस्ट सुपर हीरो उसके लिए बनकर दिखाएगा। लेकिन उसके बाद क्या तुम मेरे साथ एक डेट पर चलोगी। जहाँ मे उससे कहती है कि हाँ, लेकिन अगर तुम हेडो को पकड़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी जब भी तुम चाहो। अब कहानी बेटा और हेडो की तरफ जाती है, जहाँ बेटा उस डिस्क को लेकर हेडो को दे देता है ताकि वो उसको देख सके कि वो वही डिस्क है कि नहीं, और उसे ये बताता है कि वो डिस्क ट्रंक्स के पास ही थी। अब ट्रंक्स और गोटेन क्रेलिन से मिलते हैं जो कि हेडो के पीछे पड़ा होता है और क्रेलिन उन्हें बताता है कि हेडो जो है वो जेरो का पोता है जो एंड्रॉइड्स बनाने में काफी माहिर था और उस हेडो ने एंड्रॉइड का इस्तेमाल इस तरीके से किया ताकि वो स्टोर में उनसे पार्ट टाइम जॉब करा सके और खुद के लिए काफी रिसर्च फंड को इकट्ठा कर सके। अब क्रेलिन उनको बुल्मा से ये सब बातें छुपा के रखने के लिए कहता है और उन्हें
और ट्रंक्स को ये याद होता है कि जेरो वही है जिसने सेल को बनाया था। अब क्रिलिन उनसे कहता है कि लगता है एक बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है जो कि काफी तेजी से चल रही है, जहां अब जैसे ही क्रिलिन उसका नाम लेने वाला होता ही है कि उसके हेडक्वार्टर से उसे एक कॉल आ जाता है और वो रुक जाता है। और उस कॉल पर एक लेडी क्रिलिन को बताती है कि वो रेड रिबन आर्मी ही है जो कि हेडो के पीछे पड़ी है और जिस पर हमें शक भी था। अब ट्रंक्स और गोटेन इस बात को सुनते हैं कि रेड रिबन आर्मी, और ट्रंक्स क्रिलिन से पूछता है कि ये रेड रिबन आर्मी क्या है, क्या ये वही सेम इविल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में तुम बता रहे थे जो कि पहले थी। क्रिलिन कहता है कि हाँ, लगता है कि ये दोबारा जिंदा हो चुकी है, लेकिन मुझे डर है कि रेड रिबन आर्मी अगर हेडो के साथ टीम अप कर लेती है तो पक्का कुछ ना कुछ बुरा होगा, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द उस डिस्क का डाटा लेना होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ट्रंक्स वहाँ कंफर्म करता है कि उसके पास उस क्रिएचर का ब्लूप्रिंट है जो कि उसने उस डिस्क में देखा था। अब क्रिलिन उससे कहता है कि जल्दी चलो ताकि वो रेड रिबन आर्मी से पहले हम हेडो तक पहुंच जाए। और अब ट्रंक्स और गोटेन वहाँ काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें काफी टाइम बाद एक एविल से लड़ने का मौका मिला है जिसके लिए वो काफी समय से वेट कर रहे थे, जिसे सुनकर क्रिलिन काफी ज्यादा दुखी होता है कि उसने इन बच्चों को ये सब कहानी क्यों बता दी। अब हेडो अपनी छुपने वाली जगह पर पहुंच जाता है और CMN X1 और X2 और साथ ही क्रिलिन भी वहां पर उसी समय पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर हेडो काफी ज्यादा हैरान और घबरा जाता है, जहां उसके पास ऐसा कोई चॉइस नहीं होता उसके नए इन्वेंशन को चालू करे बिना, जो कि उसका आर्टिफिशियल डायनासोर होता है जो कि अभी पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं होता। लेकिन उनसे बचने के लिए हेडो उसे वहीं पर चालू कर देता है और अब आर्टिफिशियल डायनासोर CMN X2 को पकड़ लेता है और CMN X1 को दूर फेंक देता है। और क्रिलिन भी अब डायनासोर की तरफ तेजी से बढ़कर एक पंच मारता है, लेकिन वहीं पर वो डायनासोर एक बीम को क्रिलिन की तरफ मारता है जिसे क्रिलिन डॉज कर देता है और वो डायनासोर काफी सारे बीम उस जगह पर फायर करने लगता है जो कि वो लगातार करता ही रहता है, जिसे देखकर हेडो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब डायनासोर को CMN X1 पकड़ लेता है और उसके पैरों को पकड़कर वहां खड़ा होता है, जहां CMN X1 एक की वेव अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डायनासोर उससे बच जाता है। और क्रिलिन भी काफी सारे अटैक्स उसकी बॉडी पर करने लगता है और उसके वीक पॉइंट को ढूंढने लगता है और वो एक वीक पॉइंट को ढूंढ भी लेता है जो कि उस डायनासोर के सीधा गर्दन के पीछे होता है। और वो देखकर क्रिलिन अपनी डिस्ट्रक्टो डिस्क को सीधा उसकी तरफ फेंक देता है और उसे लगते ही डायनासोर मूव करना रोक देता है। अब गोटेन और ट्रंक्स उसकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं और फिर सुपर सेयन में बदल जाते हैं और उस साइक्लोन टाइप डबल हरिकेन अटैक को दोबारा से करते हैं जो कि सीधा उस डायनासोर को लगता है और वो उसके बॉडी में एक होल बना देता है। अब हेडो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि उसका डायनासोर डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसे CMN X1 और X2 ने एक ही वार में खत्म कर दिया। अब क्रिलिन हेडो को पकड़ लेता है और उसके एंड्रॉइड्स के साथ उसे अरेस्ट करके वहां से ले जाता है। अब क्रिलिन हेडो से वो डिस्क के केस को लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो उसे ओपन करता है उसमें वो देखता है कि वो डिस्क वहां पर है ही नहीं, बल्कि उस डिस्क के बजाय उसके अंदर एक ऑटोग्राफ होता है जो कि क्लीन गॉड की तस्वीर के साथ होता है, जिसे देखकर क्रिलिन अब पूछता है कि वो डिस्क कहाँ है। हेडो कहता है कि मैंने उस डिस्क को खत्म कर दिया है क्योंकि वो बहुत परेशानी भरा था, हालांकि वो डेटा अभी भी मेरे दिमाग में सेव है। और अब हेडो वहाँ कहता है कि उसे जेरो के रिसर्च में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और उसने उस डिस्क के केस को इसलिए रखा हुआ था क्योंकि वो उसके ऑटोग्राफ को रखने के लिए एकदम सही जगह है और एकदम सही आकार की चीज है, इसलिए उसने ये सब सिर्फ डिस्क के केस को पाने के लिए किया। अब गोटेन उस डिस्ट्रॉय हो रखे डिस्क को ढूंढ लेता है और अब हेडो और उनके एंड्रॉइड्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और अब ज़ॉम्बीज के परिवारों के लिए उनकी सजा कम कर दी जाती है और उनके घरों में वापस लौटने के लिए दे दिया जाता है। अब यहाँ हेडो को सजा मिलती है और उसका अपराध यह होता है कि उसने मुर्दा घरों से काफी सारे लाशों को चुराया था और उन्हें अपने काम के लिए स्टोर पर काम पे लगाया था, इसलिए अब उसे 3 महीने की जेल की सजा मिलती है। और अब हेडो जेल में होता है, लेकिन वो अपने रिसर्च को अब भी जारी रखता है और वो अपने एक स्पाई बी को बनाता है जिसका नाम वो रखता है हाचीमारू, जो कि उसके तेंतामारू जासूसी मक्खी से काफी ज्यादा बेहतर होता है। और हेडो अब कहता है कि मैं इस दुनिया में सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्रॉइड्स को बनाऊंगा। और इसी के साथ यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। और देखो ये चैप्टर तुमने देख लिया होगा तो इससे अब तुम्हें ये समझ में आ ही गया होगा कि आगे जो स्टोरी होने वाली है वो सीधा उस मूवी की स्टोरी से ही स्टार्ट होगी, जहां अपना हेडो जेल को तोड़ता हुआ निकलेगा और फ्यूचर में कुछ बड़े बड़े काम करने के लिए आगे बढ़ेगा, जिसको हम डिटेल में आगे की मांगास चैप्टर में देखेंगे। अब देखो ये चैप्टर पहले वालों से तो काफी अच्छा था, अब तुम्हें ये कैसा लगा है तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मेरी मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।